स्वागत है आपका दोस्तों स्कैन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हमारा टॉपिक होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, UNFCCC। ठीक है, तो ये क्या है कन्वेंशन, इससे रिलेटेड क्या क्या से कौन कौन से COPs हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हम जिसको बोलते हैं, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और भी चीज़ देखेंगे हम कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन से लॉज आए हैं इंटरनेशनली। ठीक है, और उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, मतलब किसके बाद क्या आया, किस लॉज को हम और क्या बोलते हैं, किस कन्वेंशन को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं, ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपसे एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 5 इन्वायरमेंटल मेगा कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं। इसमें पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 1972 में हुआ था, जिसका नाम था UN कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, जिसको हम लोग स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि वो लिख देगा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इज ऑल्सो नोन एज, उसके बाद 3-4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे कि इसको हम UN कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट बोलते हैं, या फिर UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, या फिर UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो वो आपको चूज करना होगा गिवन ऑप्शंस में से कि इसका कौन सा विकल्प जो होगा वो सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि रियो समिट या फिर अर्थ समिट को और हम क्या बुला सकते हैं, जो कि 1992 में हुआ था, इसका जो पूरा नाम है उसका पूरा नाम है UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। कब हुआ था ये? 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो में हुआ था। रियो कहाँ है फ्रेंड्स? ब्राजील में। रियो कहाँ है? ब्राजील में। ठीक है, उसके बाद 1997 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था UN जनरल असेंबली स्पेशल सेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हम लोग समिट 2 भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका मेगा कॉन्फ्रेंस जो एनवायरनमेंट का था वो 2002 में हुआ था, इसको हम बुलाते हैं वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर जोहान्सबर्ग समिट। ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ठीक है, 2012 में भी एक समिट हुआ था फ्रेंड्स, UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, जिसको हम लोग Rio+20 भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन से कॉन्फ्रेंस या फिर कौन से कन्वेंशन को हम और किस किस नाम से बुला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ समिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ समिट या फिर रियो समिट। ये कब हुआ था फ्रेंड्स? 1992 में हुआ था। और ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था। ठीक है, इसके 3-4 कंपोनेंट्स थे। इससे 3 कन्वेंशंस बाहर के निकल के आए और एक एजेंडा निकल के बाहर आया। इसके जो मीटिंग्स हुई उससे 3 कन्वेंशंस बाहर निकल के आए और एक एजेंडा। ठीक है, तो पहला कन्वेंशन क्या था फ्रेंड्स? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरा कन्वेंशन क्या था? CBD कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तीसरा कन्वेंशन क्या था फ्रेंड्स? UNCCD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में हमने डिटेल से ऑलरेडी आपको एक लेक्चर में बता रखा है। CBD के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके दोनों प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी एंड नगोया प्रोटोकॉल जो कि एक्सेस बेनिफिट शेयर के ऊपर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ABS, एक्सेस बेनिफिट शेयर। कार्टाजीना प्रोटोकॉल क्या है फ्रेंड्स? बायोसेफ्टी। बायोसेफ्टी में हमने और क्या देखा था फ्रेंड्स? यहाँ पे बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस, उसका फंक्शन क्या होता है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो एक और टॉपिक है एजेंडा 21, इसको भी हम डिटेल में किसी और लेक्चर में देखेंगे। इसके 2 पार्ट्स थे। अभी जस्ट हमने एक देखा, पहला पार्ट था Rio+10, ठीक है, जो 2002 में हुआ था, जिसको हम और क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और दूसरा कॉन्फ्रेंस जो एजेंडा 21 के अंदर हुआ था, इट्स यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये 21 किसको रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स? 21 किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट 21st सेंचुरी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ 21 का मतलब होता है 21st सेंचुरी। ठीक है फ्रेंड, अब हम बेसिक जो अपना चैप्टर है उसके ऊपर आते हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक कन्वेंशन है जिसको लोगों ने ज्वाइन किया। लोगों मतलब कि यहाँ पे कंट्रीज ने ज्वाइन किया, जैसे इंडिया ने ज्वाइन किया, US ने ज्वाइन किया, ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया। ठीक है, तो इसने इस कन्वेंशन को ज्वाइन किया। ठीक है,
इस कन्वेंशन को ज्वाइन करते ही वो बन जाते हैं पार्टीज टू द कन्वेंशन, ठीक है। और जब भी इनकी कोई मीटिंग होती है, जब भी इन ग्रुप की कभी कोई मीटिंग होती है तो उसको हम क्या बुलाते हैं फिर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू UNFCCC, ठीक है। उसी तरह CBD की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसको भी हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ही बुलाते हैं, लेकिन पूरा नाम होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू CBD, ठीक है। तो UNFCCC के बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुए, जिसमें दो इंपॉर्टेंट है, क्योटो कॉन्फ्रेंस और पेरिस कॉन्फ्रेंस। इससे क्योटो से क्या निकल के आता है फ्रेंड्स, क्योटो प्रोटोकॉल, और पेरिस से क्या निकल के आता है फ्रेंड्स, पेरिस क्लाइमेट डील, ठीक है। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं कि इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो थे UNFCCC के कौन से थे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है फ्रेंड्स पीछे में, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो पहला था क्योटो, जो कि 1997 में होता है। क्योटो कहाँ है फ्रेंड्स, जापान में। यहाँ पे दो चीजें निकल के बाहर आई थी, एक तो एनेक्स 1 नॉन एनेक्स कंट्रीज का क्या मतलब होता है, ठीक है, और 3 मार्केट मैकेनिज्म निकल के आए थे। मार्केट मैकेनिज्म किसके लिए, टू ऑफसेट कार्बन एमिशन, मतलब कार्बन एमिशंस को कम करना था, उसके लिए 3 मार्केट मैकेनिज्म आए थे, जिसमें कि एक कार्बन क्रेडिट था, एक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था। इसके ऊपर भी हम अलग से आपको डिटेल में पढ़ाएंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, उसकी डिटेल्स क्या है, एनेक्स 1 और नॉन एनेक्स कंट्रीज क्या होते हैं, इसको यहीं पे समझ लेते हैं। एनेक्स 1 कंट्रीज वो थे फ्रेंड्स जिन्होंने कमिट किया था, मतलब जिन्होंने कमिट किया था कि हम ये इतने प्रतिशत या फिर इतने अमाउंट से अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करेंगे, ठीक है। और नॉन एनेक्स कंट्रीज कौन थे फ्रेंड्स, जिनके ऊपर ये लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं था, जिनके ऊपर लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं था कि हमें एमिशंस को कम करना है, उनके लिए वो ऑप्शनल था, वो कम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो एनेक्स 1 और नॉन एनेक्स कंट्रीज के बीच में ये डिफरेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैसेस के भी डेफिनेशन आए थे कि 6 से 7 ग्रीन हाउस गैसेस उन्होंने डिफाइन किया था कि इनको हम कम करने में बहुत सारा एफर्ट डालेंगे और कम करेंगे, इनको कमिट किया था एनेक्स 1 कंट्रीज ने, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो था क्योटो से रिलेटेड 2-3 चीजें बातें, इसको डिटेल में भी हम अलग से एक चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो कॉन्फ्रेंस था, जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस था, वो था बाली का। तो बाली कॉन्फ्रेंस से क्या निकल के आया था फ्रेंड्स, बाली रोड मैप। तो बाली रोड मैप में क्या बताया गया आपको कि क्या फाइनेंशियल मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने में अपने आप को सक्षम बना सकें, ठीक है। और वहां पे ये डिसीजन लिया गया कि हमें जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, इसके बियॉन्ड जाना होगा, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे कि ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी को हम लोग ग्रीन क्लाइमेट फंड से रिप्लेस करेंगे कि आगे की समिट्स में। बट फिलहाल बाली रोड मैप में इतना बोला कि हमें एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म चाहिए होगा जो कि ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी के बियॉन्ड जाएगा। अब ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी कब स्टैब्लिश हुआ था फ्रेंड्स, ये भी 1992 में ही स्टैब्लिश हुआ था, और ये 5 कन्वेंशन से डील करता है, मतलब 5 कन्वेंशन को फाइनेंस करने में हेल्प करता है। एक तो हो गया आपका UNFCCC, दूसरा हो गया CBD, तीसरा हो गया UNCCD, चौथा जो हो गया आपका मिनामाटा कन्वेंशन हो गया, और पांचवा जो है आपका वो स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 4-5 कन्वेंशन हैं जिससे ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी डील करता है उसको फाइनेंस करने में। तो बाली में बोला गया कि ये चूंकि 4-5 कन्वेंशंस को डील करते हैं तो हमें कोई स्पेसिफिक ऐसा फाइनेंसिंग मैकेनिज्म चाहिए होगा जो सिर्फ UNFCCC से ही रिलेटेड हो, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाली रोड मैप, ठीक है फ्रेंड्स। अगली जो समिट हुई पोज़्नान पोलैंड में, यहाँ पे कंसेप्ट आया एडाप्टेशन फंड का, ठीक है। हमें एक फंड बनाना है किसके अंदर, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, और क्योटो प्रोटोकॉल में 3 मार्केट मैकेनिज्म थे जिससे कि पैसा आता और उस पैसे पे 2% जो उसका प्रोसीड्स था उसको यूज करके हम ये एडाप्टेशन फंड बनाने वाले थे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो आया वो कोपेनहेगन अकॉर्ड आया, ठीक है। कोपेनहेगन अकॉर्ड में ये बोला गया कि चलो ठीक है हम एक गोल बना लेते हैं, मतलब एक गोल बना लेते हैं कि ठीक है एट द एंड ऑफ द 21st सेंचुरी हमारा जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर राइज हो वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है।
कब से 2 डिग्री सेल्सियस? प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट समिट है वो कैनकुन समिट है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बोला कि एक पर्टिकुलर फाइनेंसिंग मैकेनिज्म चाहिए था जो कि UNFCCC को ही फाइनेंस करे, तो यहाँ पे जो आया इंट्रोडक्शन हुआ किसका? ग्रीन क्लाइमेट फंड का, ठीक है। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड डील्स विथ UNFCCC, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं UNFCCC में वो है डरबन का, जो 2011 में हुआ था, इसको COP17 बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो पार्टीज थे, जो ग्रुप मेंबर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक यूनिवर्सल लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए जो कि सेकेंड फेज ऑफ सेकेंड फेज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करने में मदद करे। फर्स्ट फेज कब से था फ्रेंड? 2007 से, और सेकेंड फेज जो क्योटो प्रोटोकॉल का था वो 2013 से लेके 2020 तक इंप्लीमेंट करना था, ठीक है। दोहा में क्या बोला गया फ्रेंड्स? दोहा में भी एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई 2012 में, और दोहा में क्या बोला गया, ठीक है। दोहा में ये एग्रीमेंट हो गया। इसके पहले जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां ये बोला गया था कि सेकेंड कमिटमेंट पीरियड को बनाना है, और यहाँ पे ये एग्री किया गया कि सेकेंड पीरियड को हम 2020 तक रखेंगे। कब से कब होगा सेकेंड कमिटमेंट पीरियड? 2013 से लेके 2020 ऑनवर्ड्स, ठीक है। पोस्ट 2020 ऑनवर्ड्स क्या होना था फ्रेंड्स? ये पेरिस क्लाइमेट डील करता है, ठीक है। अगला जो कॉन्फ्रेंस था वो वॉर्सो में था, और वॉर्सो वाले कॉन्फ्रेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉर्सो वाले कॉन्फ्रेंस को हम जाना जाते हैं वॉर्सो मैकेनिज्म ऑन लॉस एंड डैमेज, ठीक है। वॉर्सो मैकेनिज्म ऑन लॉस एंड डैमेज से ये फेमस है। तो लॉस एंड डैमेज को ऐसे समझते हैं फ्रेंड्स कि लॉस एंड डैमेज क्या, कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज थे उनके ऊपर एक हिस्टोरिकल ऑब्लिगेशन था कि वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को हेल्प करें। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे ग्रीन हाउस गैस को एमिट करने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ वो उन्हीं से शुरू हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह एमिट हुए उनसे जो फिर क्लाइमेट चेंज हुआ और टेम्परेचर बढ़ा, और जिसके कारण डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर जो उसके फ्लोरा फाउना या क्लाइमेट पे के कारण जो लॉस और डैमेज हुआ उसको कंपनसेट करें डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो लॉस एंड डैमेज का ये मतलब हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। और पेरिस में फाइनली हमने पेरिस क्लाइमेट डील को साइन किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो पेरिस क्लाइमेट डील क्या है, इसके बाद के कौन कौन से कॉन्फ्रेंसेस हुए, ठीक है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हम कर लेते हैं। तो ये रहा एमसीक्यूज आपके सामने। आपको 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, इन एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए, और फिर हमने जो आंसर दे रखा है उससे आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू था, रेस्टोरेशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इसके अंदर तो है ही, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन इसके अंदर भी है, और एचई टारगेट्स के अंदर भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑल ऑफ द अबव। एचई टारगेट्स क्या था फ्रेंड्स? ये नगोया प्रोटोकॉल जब आया था कन्वेंशन टू बायोडाइवर्सिटी में, वहां पे हमने 10 गोल्स डिफाइन किए थे, और ये जो गोल्स हुआ था वो एचई नाम की एक जगह पे हुआ था, इसीलिए हम उसको एचई टारगेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव UNCCD के अंदर है, और इस लेड बाय साउथ कोरिया, इट इज लेड बाय साउथ कोरिया। बॉन्ड चैलेंज क्या चीज से रिलेटेड है फ्रेंड्स? टू रिड्यूस द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, टू ब्रिंग मोर एंड मोर डिग्रेडेड लैंड अंडर नॉन डिग्रेडेबल, मेकिंग मोर एंड मोर डिग्रेडेड लैंड नॉन डिग्रेडेबल, ठीक है। मतलब डिग्रेडेबल लैंड को अच्छा बनाना, जो लैंड डिग्रेड हो गए हैं उसको अच्छा बनाना है, उसके लिए बॉन्ड चैलेंज था। तो बॉन्ड चैलेंज जो इनिशिएटिव है वो किसके अंदर है फ्रेंड्स? IUCN के अंदर है, ठीक है। बॉन्ड चैलेंज का जो जिक्र है UNCCD का जो वीडियो था उस पर भी हमने आपको बता रखा है कि इंडिया ने कुछ नया कमिट किया है कि हम और भी लैंड नॉन डिग्रेडेशन के अंदर लाएंगे। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी वो क्या होता है
वो भी हमने यहाँ पे देखा है यूएनसीसीडी के चैप्टर में, ठीक है। और हमने और 3 चीज़ें यहाँ पे देखी हैं कि लैंड डिग्रेडेशन के 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। पहला पैरामीटर क्या था फ्रेंड्स? पहला पैरामीटर क्या था? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम कंपेयर करते हैं जब भी हम डिग्रेडेशन ऑफ लैंड को काउंट करने जाते हैं। तो दूसरा इंडिकेटर क्या था फ्रेंड्स? सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। हम सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को कंपेयर करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर द लैंड इज डिग्रेडेड और नॉट। और तीसरा पैरामीटर क्या था फ्रेंड्स? थर्ड पैरामीटर क्या था यहाँ पे? थर्ड पैरामीटर था कि लैंड यूज पैटर्न। हम लैंड यूज पैटर्न को देखते हैं और उससे कमेंट करते हैं, लैंड यूज पैटर्न को देखते हैं और उससे कमेंट करते हैं कि हाँ भाई कितने लैंड डिग्रेड हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि और भी जो इन्वायरमेंट के टॉपिक्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, क्योटो हो गया, ठीक है, उसके बाद पेरिस क्लाइमेट डील हो गया, पोस्ट पेरिस क्लाइमेट डील क्या क्या हुआ है, ठीक है, वो सब चीज़ें भी हम आपके लिए अगले लेक्चर में लेके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।